आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से और आप देखना शुरू कर चुके हैं CNBC आवाज MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो आवाज की तरफ से हमारे इकोनॉमिस्ट है वो क्या सोचते हैं कि ब्याज दरों को लेकर के क्या फैसला होने वाला है। रिजर्व बैंक की पॉलिसी आने वाली है और उसमें हमें अंदाजा लगेगा कि महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक क्या कदम उठा रहा है या फिर ग्रोथ पे उसका अभी भी फोकस बना हुआ है। तो दो महत्वपूर्ण चीजों को लोग जानना चाहते हैं, हम और आप समझना चाहते हैं कि क्या अब कर्ज थोड़ा महंगा होने की शुरुआत हो सकती है, ब्याज दरों में इजाफे की शुरुआत हो सकती है, और दूसरा क्या रिजर्व बैंक का जो रुख है अभी तक जो बहुत एकोमोडेटिव, इजी मनी, सस्ते कर्ज वाली थी, उसमें चेंज आएगा। बैकड्रॉप इसका यह है कि दुनिया भर में अब ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लगातार 2 बार बढ़ाया है और अमेरिका में अब मार्च से बढ़ने की बात हो रही है। फेड ने, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, उसने कहा है कितना बढ़ेगा, कुछ लोग करें एक साथ 0.5% बढ़ सकता है, कुछ लोग कहते हैं 0.25% बढ़ेगा, कुछ लोग कहते हैं 0.25% बढ़ेगा, तरह तरह की बातें। लेकिन ग्लोबली अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें तो इशारा इसी तरफ है कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि महंगाई की दरें कई देशों में 4 दशक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं, चाहे वो ब्रिटेन की बात करें या अमेरिका की बात करें। तो हमारी MPC क्या सोचती है, क्या उसको लगता है कि रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, इसी पे हम बातचीत करेंगे। मेहमान जो हमारे MPC के हैं उनसे आपको मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी जी, बैंक ऑफ अमेरिका के MD एंड कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता जी और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। जोशी जी, क्या RBI इस बार ब्याज दर बढ़ाने का फैसला कर सकता है, अपना स्टैंस में चेंज करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वो अब थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन देंगे कि उनका स्टांस बदल रहा है। उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जो बजट अभी अनाउंस हुआ है वो काफी एक्सपेंशनरी बजट है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी को जो रिस्क है उनका नेचर भी बदल रहा है। पहले कोविड से रिलेटेड ज्यादा था और इस समय नॉन कोविड रिस्क अब जैसे जैसे रिकवरी दिखाई दे रही है, नॉन कोविड रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि महंगाई की दर है, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, और जैसा कि आप बता रहे थे ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए अब ये लाजमी हो गया है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। तो इस एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि RBI पहला कदम ये लेगा कि रिवर्स रिपो को थोड़े 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएगा इस बारी, और साथ में स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल करने की भी उम्मीद है। और रिपो रेट अभी वो होल्ड करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी। मेरे को लगता है अप्रैल से हम रिपो रेट हाइक भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पिछली पॉलिसी और इस पॉलिसी के बीच में जिस तरह का जो बदलाव आया है, जो रिस्क है वो अब मैं कहूंगा कि क्योंकि ओमिक्रॉन थोड़ा नीचे है और इज लाइंग लो, और साथ साथ बजट ग्रोथ सपोर्टिव है, तो एक तरह से पॉजिटिव पुश ग्रोथ को मिलता है। नए रिस्क जो इमर्ज हो रहे हैं वो रिस्क इन्फ्लेशन के लिए भी उतने बड़े रिस्क हैं जितने वो ग्रोथ के लिए। ओके, जय सर, आपको भी लगता है कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा, रुख में परिवर्तन होगा, और बहुत समय से ग्रोथ की बात हो रही है, तो सरकार की तरफ से भी प्रयास जारी है और RBI अपनी तरफ से हमेशा कहता था कि ग्रोथ हर कीमत पर, तो हर कीमत पर आपने किया, लेकिन इन्फ्लेशन अब इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसके लिए अब कदम उठाना पड़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पे मेरा सोच थोड़ा अलग है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे अपने देश में उनके कारण थोड़े अलग है। अपने यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है। बजट में भी लोगों ने सोचा था 12 लाख करोड़, अभी है 14,90,000, बट उसमें से स्विच निकाल दो तो 14,20,000 करोड़ का बोरोइंग है, ग्रॉस बोरोइंग, प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग आएगा। और सामने क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूं एक फोर्थ बायर चाहिए। बेसिकली जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग होता है तो उसका जो सप्लाई है अपने बायर्स में होते हैं बैंक्स, अपने प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस कंपनी, वो मेजर बायर होते हैं। तो उसमें फिर भी गैप रहता है, तो चौथा बायर जो होता है नॉर्मली FPI हो जाता है या RBI हो जाता है। तो वो दोनों में से एक बायर तो चाहिए ही चाहिए। और अभी ये बजट में खास करके लोगों का एक्सपेक्टेशन था
कि कैपिटल गेन्स का कुछ चेंज होगा, उसके कारण इंडेक्स में बॉन्ड आ जाएंगे, तो उसके कारण फॉरेनर्स की डिमांड आ जाएगी। ऑफ कोर्स वो कुछ हुआ नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी के इंडेक्स वाले को भी क्यों चाहिए यूरो क्लियर, मेरे को नहीं पता है, बट उनको चाहिए कि भाई आपको इंडेक्स में इंक्लूड करेंगे तो यूरो क्लियर चाहिए ही चाहिए। बट उसके कारण अभी एक्सपेक्टेशन है कि बेसिकली आरबीआई को ही खरीदना पड़ेगा, आरबीआई को सपोर्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स ग्लोबली इन्फ्लेशन इज हायर। मेरा थोड़ा एक ही अलग व्यू है यहाँ पे। अपना ऑफकोर्स ऑयल ज्यादा ऊपर का चला गया तो प्रॉब्लम है, बट आज देखो तो यूएस के टारगेट रेट है 2 परसेंटेज पॉइंट, दे आर एट 7%। अपना गवर्नर ने भी बोला हुआ है कि टिल वी विल गो टू द 4% टारगेट इन सम टाइम, बट अभी जो टारगेट है फिलहाल में जो फॉलो करेंगे इज द रेंज विच इज 2 to 6। एट दिस जंक्चर तो अपने ठीक है चल रहा है 6 के ऊपर भी, इतने एक आध पॉइंट शायद आ जाए एक आध बार, बट नोबडी इज वेरी वेरी लुकिंग एट हायर देन 6 एट दिस जंक्चर। सो वो हिसाब से मेरे ख्याल से रेपो रेट को टच नहीं करेंगे जल्दी से। स्टांस भी मेरा व्यू है कि ज्यादा अभी से बोल के कोई मतलब नहीं है स्टांस चेंज करने का, बट डेफिनेटली रिवर्स रेपो रेट को नॉर्मलाइज जो करना है। Now, whether they do 20, 25 and 15 and 20 today in this policy and 20 later, वो पता नहीं, बट वो नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, तो वो शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। तो एट दिस जंक्चर एंड ऑफकोर्स फिर मई जून में देखेंगे क्या है इन्फ्लेशन का सिचुएशन। एट द सेम टाइम बॉन्ड का भी सपोर्ट कैसे करते हैं आरबीआई, वो भी देखना पड़ेगा। जहां वो सपोर्ट करेंगे यील्ड वहां रुकेंगे। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि रिवर्स रेपो में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, रेपो टच नहीं करेंगे और स्टांस अभी चेंज नहीं करेंगे। अदिति, आपको क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या होगा या नहीं होगा? देखिए, मेरा थोड़ा अलग ही व्यू है। मुझे लगता है कि जो एमपीसी ने बहुत क्लियर कट ड्यूरेबिलिटी और ग्रोथ का क्राइटेरिया अपने सामने रखा था, वो तो अभी मीट नहीं हो रहा। ओमिक्रॉन और थर्ड वेव ने थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब किया है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया इकोनॉमिक एक्टिविटी को, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं उनके लिए और बिग टिकट कंजम्पशन के लिए थोड़ा तो हमने एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनवरी के महीने में देखा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये एक और स्टेटस को पॉलिसी होगी, लेकिन ये फाइनल स्टेटस को पॉलिसी होगी। तो हमें ये लग रहा है कि दोनों चीजें, स्टांस चेंज और रिवर्स रेपो हाइक, इकट्ठे आएंगे अप्रैल की पॉलिसी में, और उसके बाद बैक टू बैक 2 रिपो रेट हाइक्स हमें दिखेंगे जून में और अगस्त में 25-25 बेसिस पॉइंट्स के, और उसके बाद फिर एक लंबा पॉज दिया जाएगा रीअसेस करने के लिए कि ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तब तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि बजट ने जिस तरह से कैपेक्स में ग्रोथ प्रोविजन करी है वो कितनी जल्दी टेक ऑफ होती है, क्योंकि जो स्पेंडिंग के प्रपोजल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में इन टर्म्स ऑफ हायर कैपेक्स, फ्लैटिश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सब तो बहुत अच्छा है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर भी दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक लार्ज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, उनका एग्जीक्यूशन रिस्क शिफ्ट हो रहा है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितनी जल्दी वो खर्चा शुरू हो जाता है। जो 1 लाख करोड़ का स्पेशल असिस्टेंस लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो कितनी जल्दी उस पैसे को खर्चने की उनके खर्चना शुरू हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ओवरऑल ग्रोथ ऑफ पल्स को देखने के लिए। तो मेरे को तो ये लगता है कि ये फाइनल स्टेटस को पॉलिसी होगी, लेकिन टोन बहुत क्लियरली मार्केट को प्रिपेयर करेगी कि बस अब इसके बाद से पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो रही है। ओके, तो अदिति का ये मानना है कि ये पॉलिसी फाइनल होगी, जहां नहीं होगा, लेकिन इसके बाद इंडिकेशन साफ होंगे कि बढ़त होगी। तो ये तो तीनों की एक राय हो गई। अब इसको थोड़ा सा और विषय को खोलते हैं। जोशी जी, क्या हम लोग, आरबीआई, सरकार, ये तमाम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? क्योंकि $93-94 पे क्रूड है, आपकी बाकी और चीजों पे बहुत महंगाई का असर पड़ा है। अगर $10 क्रूड बढ़ जाए तो 0.4% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, जो 10-12 लाख करोड़ बैठता है। तो आप क्या इस बात को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए पहले, तो इसलिए इन्फ्लेशन थोड़ा हम झेलेंगे? अब मैं इसको थोड़ा और साफ कर दूं कि क्यों यह ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बात करते हैं रिकवरी की तो एक टर्म आता है कि के शेप रिकवरी है।
तो जब आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर लेके चल रहे हैं तो जो नीचे वाला पायदान है, जहां पे ग्रोथ नहीं है या जहां पे बहुत जॉब नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा हिट होता है। तो क्या हम मान के चलें कि हम लोग अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को? देखिए, इन्फ्लेशन का जो आपने ये लास्ट पॉइंट जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम इनकम कैटेगरीज के साथ इन्फ्लेशन मेजर करने की कोशिश करते हैं। जो टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी इन्फ्लेशन कम है, और जो बॉटम 10% है उनकी 20% है, उनकी इन्फ्लेशन, वो ज्यादा इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। तो ये तो बात सही है कि इन्फ्लेशन जो पैटर्न है अभी उसका हिट लोअर सेगमेंट्स को ज्यादा पड़ रहा है। साथ साथ जब एनर्जी कॉस्ट बढ़ते हैं तो एनर्जी कॉस्ट का जो शेयर है वो लोअर इनकम कैटेगरीज के लिए ज्यादा है बजाय इसके कि हायर इनकम कैटेगरीज के लिए। तो एक तो ये पहलू रहा। दूसरा, जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है उसमें देखिए रिस्क तो बने हुए हैं। एक ग्लोबल क्रूड प्राइस हाइक का बिल्कुल रिस्क है। अभी तक वो पास ऑन नहीं हो रहे हैं, पर किसी न किसी टाइम पे थोड़ा पास ऑन भी करना पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी भी कम करनी पड़े। तो ये कितनी देर ऑयल हाई बना रहता है उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा बात यह है कि ग्रोथ की ब्रॉड बेसिंग की बात हो रही है अगले साल। तो अगर ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड होती है तो जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेज हैं, और खासकर ऑयल भी एक इनपुट है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए, और बाकी जो दूसरे इनपुट्स हैं जैसे आपके नॉन ऑयल कमोडिटीज हैं, उनका थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होगा, पर फिर भी उनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर बना हुआ है, और अभी तक कंपनियों ने वो सारा पास ऑन नहीं किया है, और वो पास ऑन करना शुरू करेंगे। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर अभी जारी रहेगा। और साथ साथ जो इस साल फैक्टर था फूड इन्फ्लेशन, ग्लोबली फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। इंडिया में इस समय वो नीचे है डोमेस्टिक रीजंस के कारण, पर अगर अब मॉनसून कैसे प्ले आउट करते हैं उस पर भी काफी हद तक निर्भर करता है। अभी तक हमने ये देखा है कि पिछले 6 सालों से लगभग नॉर्मल या नियर नॉर्मली मॉनसून है। जितनी देर ऐसा कभी मतलब होता नहीं है टिपिकली। तो स्टेटिस्टिकली एक मॉनसून का भी रिस्क जो है जिसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप अगर दुनिया भर के दूसरे सेंट्रल बैंक्स को देखें, वो भी थोड़ा सैंग्विन थे। वो कह रहे थे कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, अब सबने अपना स्टांस बदल लिया है। तो इस तरह से इन मौजूदा हालात में थोड़ा मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान उचित है। जी बिल्कुल, जैसे ही फेड चेयर की का जो सेकंड टर्म कंफर्म हो वैसे ही वो ट्रांजिटरी से कंफर्मेटरी हो गए। खैर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस ब्रेक के बाद जयेश सर से मेरा एक सवाल होगा। एक स्कूल ऑफ थॉट एकदम डिफरेंट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने अपने आप जबरदस्ती 4% की इन्फ्लेशन ओढ़ लिया है। अमेरिका में देखिए आप, हमारी उनकी बराबरी नहीं, लेकिन वहां पे 5-6% पे चल रहा है, तब जाके वो चेत रहे हैं, और हम अभी से इतना परेशान हैं। तो क्या इसमें दम है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जयेश सर से इस बात पर चर्चा होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज एमपीसी में। और जैसा कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि जय सर से एक सवाल पूछें। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, बावजूद इसके कि है यहाँ पे। जय सर, क्या व्यू आपका बनता है कि सरकार जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही है, आरबीआई जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही है? अभी तो कोई चिंता जता नहीं रहे। तो अभी तो खाली मार्केट मीडिया वही बोल रहे। आरबीआई पॉलिसी में कभी तो इन्फ्लेशन का ज्यादा वरीशम दिखाया नहीं है। तो अभी तक तो वही चल रहा है। इनफैक्ट मैंने जो कोट बोला था कि भाई यूएस इज आउटसाइड द रेंज, तो गवर्नर ने खुद नहीं बताया था कि भाई मैं तो अपनी रेंज में ही हूँ ऑन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज ऑफ राइट नाउ। आगे जाके क्या होता है, ऑयल के प्राइस के क्या होता है, और अभी एज ऑफ राइट नाउ अपने जो अनलाइक यूएस, अपने यहाँ पे जो प्रॉब्लम है एक खाली ऑयल ज्यादा करके ऑयल के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से इश्यू है। अपने यहाँ पे लेबर के इतना इश्यू नहीं है जो यूएस में अलग टाइप का प्रॉब्लम है कि बेसिकली लोगों को जो बोलते हैं जो मास रेजिग्नेशन और पीपल आर चेंजिंग देयर जॉब प्रोफाइल, लेबर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम अपने यहाँ पे है नहीं। सो थोड़ा बहुत सप्लाई चेन इश्यू है वहां पे, यहाँ पे वो इश्यू तो है नहीं। एंड सेकेंडली अपना जो बास्केट है उसमें सीपीआई बास्केट खास करके उसमें ऑफकोर्स आपने जो केस रिकवरी की बात की, बट अब जब तक फूड हम मैनेज कर पा रहे हैं, बिकॉज फूड का वेटेज सबसे ज्यादा है, जब तक हम फूड मैनेज कर पा रहे हैं तब तक ठीक ही चल रहा है।
आगे जाके देखना है, पता नहीं है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने नहीं पता है। एंड बट एट दिस जंक्चर आई विल डेफिनेटली लुक एट इट कि भाई वो बेसिकली नेक्स्ट 2 पॉलिसी में देखेंगे कि इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी क्या है, ऑयल प्राइस भी यही प्राइस पे मेंटेन रहते हैं, क्या सिचुएशन है, उसके बाद में देखेंगे। आपका मेन सवाल था कि शुड वी हैव गॉन टू 4% इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन नॉर्मल टाइम्स। यस, वी शुड एम फॉर 4%, बट ऐसा नहीं है। दैट्स वाई फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया हुआ है 2% का, से 2 से 6 की रेंज, एंड 4 इज द टारगेट। तो वो हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अभी आगे आजकल तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से, पॉलिसी से कैसे चेंज होगा वो भी देखना पड़ेगा। मतलब अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कितना रेट भी बढ़ा भी लेंगे, कितना फर्क पड़ता है उनके इन्फ्लेशन भी, वो भी एक देखने की चीज है। जी अदिति, एक सवाल लोगों के मन में, आम लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग जब नंबर से बात करते हैं तो अरे भाई सीपीआई तो देखिए इतना कम है, डब्ल्यूपीआई थोड़ा ज्यादा है, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा मैनेज दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे जाइए तो नंबर्स कैप्चर करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो है स्पाइरल इंपैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें महंगी होती हैं और हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करके लाते थे कि इंपोर्ट इन्फ्लेशन अपने आप लेके आके खड़े हो गए हैं। तो रियलिटी इससे कहीं डिफरेंट है, ये कंसीडर करते हुए कि अभी हम रिकवरी पूरी तरह से नहीं कर पाए और इन्फ्लेशन से जूझने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है और हम केवल नंबर्स के सहारे रहे कि देखिए, जैसे आरबीआई हमेशा हम लोगों को समझाया जाता है कि सीपीआई तो कहां बढ़ा, इतना मैनेज्ड है, बट रियलिटी उससे एकदम डिफरेंट है। देखिए, मैं 3-4 चीजें इसमें कहना चाहूंगी। एक तो जिस हद तक हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस में इन्फ्लेशन हुई है, वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, उसको एमपीसी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वहां पे एम्यूनेशन अपना स्पेंड करना कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसकी वजह से पास थ्रू हो रहा है, आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना इट्स अ लूजिंग बैटल। दूसरी बात, आई एग्री विद जोशी साहब दैट एक राउंड और प्राइस इंक्रीजेस का काफी कॉर्पोरेट्स को लेना पड़ेगा, जो हमें लग रहा है वो तब लेंगे जब डिमांड थोड़ी सी सेटल हो जाए। तो इससे सीपीआई इन्फ्लेशन पे प्रेशर तो बना रहेगा, स्पेशली कोर साइड पे। फूड का मेरा ये व्यू है कि यस, हमें बहुत सालों से अच्छी मानसून्स आ रही हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, ऑल्दो अनइवननेस हमने देखी है, लेकिन एक मिटिगेटिंग फैक्टर ये है कि हमारे रेजर्वोयर लेवल्स अभी काफी अच्छे हैं। तो कम से कम हम एक डिलेड मानसून को जूझ सकते हैं। सोइंग एटलीस्ट शुरू तो हो सकती है, क्योंकि रेजर्वोयर लेवल वेस्ट के अलावा हर रीजन में पिछले साल से सेम या बेटर है इस समय पर। क्रूड ऑयल का तो डेफिनेटली एक नया प्रेशर काफी सामने आ रहा है, तो उसके रिएक्शन में मुझे लगता है फिर एक बार हमें दिखेगा कि एमपीसी के स्टेटमेंट में टुवर्ड्स द एंड एक कमेंट एमपीसी डेफिनेटली करेगी जो हिंट करेगा कि एक्साइज ड्यूटीज को एक बार वापस रीलुक किया जाए। बट ओवरऑल मेरा भी ये व्यू ही है कि एमपीसी ये स्टांस लेगी कि अभी भी इन्फ्लेशन हमारे टॉलरेंस बैंड में है, और जब तक है तब तक वो ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे, ये बात सही है, लेकिन आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ अभी कुछ जगहों पे कॉर्पोरेट सेक्टर पे शायद पिकअप करना शुरू किया है, पहले के मुकाबले बहुत कम है। एक आध बैंक है जिन्होंने काफी बेहतर किया, केवल अभी कंजम्पशन वाली ग्रोथ है, लेकिन इन्फ्लेशन हमें पिंच कर रही है। इसीलिए हमारे एमपीसी में 2 एक्सपर्ट की राय है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज रिवर्स रेपो में हो सकता है, रेपो में नहीं होगा, लेकिन इंस्टांस में चेंजेस हो सकते हैं। आरबीआई के सामने डेफिनेटली ग्रोथ और महंगाई कंट्रोल दोनों के बीच में चैलेंज है, इसको बनाए रखना। और क्रूड जो है इसका शायद विलेन हो सकता है, क्योंकि एक जो रशिया के साथ प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन की, वो सस्टेन कर रही है, और गल्फ के बहुत सारे देशों में वाटर क्राइसिस की वजह से नई डिगिंग और नया कैपेक्स ऑयल में नहीं हुआ है। तो शायद ये क्रूड जो है थोड़ा भी और लंबा खिंच सकता है इसी 90-92-95 के लेवल पे, तो ये हमारी मैथमेटिक्स को गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हम लोग देखेंगे आरबीआई में पॉलिसी के दिन क्या तय होता है, उसी का आधार पर लेंगे। लेकिन आवाज एमपीसी की राय है कि रिवर्स रेपो में थोड़ी बढ़त हो सकती है। 2 विद्वानों की, एक आदित्य जी का मानना है कि अभी इस पॉलिसी में शायद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।